मैंने आपको कल की बात यदि छोड़ दूं, कल तो वो एक एड ऑन टॉपिक था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे देखते हैं। उससे पिछली क्लास की बात करूं तो मैंने आपको वेक्टर एडिशन सिखाना स्टार्ट कर दिया था। दो वेक्टर को ऐड करने के दो तरीके हो सकते हैं, ट्रायंगल लॉ लगाइए चाहे पैरेललोग्राम लॉ लगाइए। आइए आज पैरेललोग्राम सिखाता हूँ। ट्रायंगल लॉ सिखाता हूँ, पैरेललोग्राम लॉ भी सिखाता हूँ, लेकिन आज उसकी मैथमेटिक्स बताता हूँ। यदि दो वेक्टर इस तरीके से एक्टिवेटेड हो, देखो एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये एक्टिंग एट अ पॉइंट है। आज मैं इतना टाइम नहीं लूंगा इसे समझाने में, क्योंकि इसे मैं समझा चुका हूं, है ना। यदि दो वेक्टर, तो फर्स्ट इंप्रेशन में इसमें ट्रायंगल लॉ नहीं लगता, हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम बना लिया, पैरेललोग्राम। अच्छा ये बताइए, ये ट्रू है या फॉल्स कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है? ये ट्रू है या फॉल्स है? ए और बी के बीच का एंगल थीटा ही है। हाँ फॉल्स है ना। अच्छा ट्रू क्या है फिर बता। शिवेश को लग रहा है ये ट्रू है, महक को लग रहा है ट्रू, देव को लग रहा है ये फॉल्स, भूमिका शुभम को ट्रू, दिया को भी ट्रू। ये ट्रू है बेटा, ट्रू है। देव बेटा दोनों वेक्टर डाइवर्ज हो रहे हैं, एक ही बात बार बार क्यों गलती हो रही है? ये दोनों ही वेक्टर डाइवर्ज हो रहे हैं। देखो ए वेक्टर भी इस पॉइंट से निकल रहा है और बी वेक्टर भी इसी पॉइंट से निकल रहा है, तो वाकई ए और बी के बीच का एंगल थीटा ही है। अब यदि मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, इसमें ये जोड़ना है, तो तुम्हें ध्यान है मैंने क्या किया था, यदि ये बाकी मैंने पैरेललोग्राम खींचा है तो, और इसमें ये एरो और डाल दूं, इमेजिन करो एक एरो और डाल दूं, ये इमेजिन करो एक एरो और डाल दूं, तो इस वेक्टर की औकात भी बी वेक्टर ही तो हो जाएगी। क्यों? दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? कब होते हैं इक्वल? जब सेम लेंथ हो और सेम डायरेक्शन हो। पैरेललोग्राम है तो सेम डायरेक्शन होगी, पैरेललोग्राम है तो सामने वाले सामने की साइड लेंथ भी सेम होगी, ठीक है। तो आप ए वेक्टर बी वेक्टर नहीं जोड़ पा रहे तो ए वेक्टर बी वेक्टर जोड़ दो, है ना, तो यही तो आएगा रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम के लॉजिक से देखोगे तो ये डायगोनल निकल के आ रहा है, दिस डायगोनल इज आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो याद रखेंगे बेटा। इसका स्टेटमेंट एक बार और बोल देता हूं, बोल चुका हूं मैं। इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, ये दोनों वेक्टर एक्टिंग एट अ पॉइंट थे। उसमें क्या था, इफ टू वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर, ट्रायंगल लॉ में, है ना, ऐसे करके थे ट्रायंगल लॉ में, सेम ऑर्डर में। इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन बाय द टू consecutive साइड ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, जैसा मैग्नीट्यूड हो, छोटा मैग्नीट्यूड हो तो छोटा रिप्रेजेंट करेंगे, बड़ा है तो बड़ा रिप्रेजेंट कर देंगे, are represented by the two consecutive side of parallelogram, then their resultant is represented by the diagonal of that parallelogram। अब diagonal खींचेंगे, अब दो diagonal होते हैं, ये वाला नहीं, drawn from the same point, उसी पॉइंट से खींच दीजिए, वही होगा रिजल्टेंट। सेम इसका रिजल्टेंट ये रहा। आइए चलिए काम करते हैं। अंदर से बेटा थोड़े शब्द जरूर बदल गए हैं, लेकिन अंदर से आत्मा तो ट्रायंगल लॉ की यही। फिर भी मैं एक बार प्रैक्टिस करा रहा हूं। ये एंगल है थीटा, बताइए, लेट ये पॉइंट ओ, ये ए, ये बी, है ना, ये तीन पॉइंटों के नाम। मैंने ये बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर का मैं ये भी मैंने यदि ये लाइन आगे कंटिन्यू करी तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, चलिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट दिस परपेंडिकुलर इज नेम्ड एज सी, ओके। तो बेटा बताइए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड या सिंपली ए, वो ओ ए साइड में छिपा हुआ है ना, ये जो ओ ए साइड है वो खाली ओ ए साइड नहीं है, वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है। ये जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसको नाम डी लिख देता हूं, डी है ना, ये जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यानी खाली बी, वो ओडी का जो मैग्नीट्यूड है, या यूं कहिए ए बी का जो मैग्नीट्यूड है, एक ही बात है ना। इसकी लेंथ निकाल लो, इसकी लेंथ निकाल दो, निकलेगी तो बराबर ही। तो ए बी की लेंथ निकाल दो चाहे ओडी की लेंथ निकाल दो, वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। थीटा क्या चीज है? थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल है। ये जो थीटा है वो ए और बी के बीच का एंगल है। देन इफ, ये तो हो गए तीनों सेंटेंस। इफ देन, यदि इस पैरेललोग्राम में ए वेक्टर
पैरेललोग्राम की एक साइड है, बी वेक्टर पैरेललोग्राम की दूसरी कंसेक्यूटिव साइड है, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कौन शो कर रहा होगा, वो जो डायगोनल होगा यानी ओबी। और क्योंकि ये भी जो पापा वेक्टर, मैंने पापा वेक्टर नाम दिया है ना, उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन भी होगी। माना ये अल्फा एंगल है, ये अल्फा एंगल है। अल्फा किसका किससे एंगल है? अल्फा इक्वल टू एंगल मेड बाई आर वेक्टर विद आर वेक्टर, एंगल मेड बाई आर वेक्टर विद ए वेक्टर। पापा ने जो ए वेक्टर के साथ एंगल बना रखा है ये। अब ये तो केवल ये जो नोटेशन है ना, ये जो नोटेशन है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये केवल हाथी के दांत है। याद है ना जोक मारा था उसने, ये केवल हाथी के दांत दिखाने वाले हैं। काम में तो चलिए एक बार और बताता हूं। ये जो ट्राइंगल है एबीसी, ट्राइंगल एबीसी है ना, अब तो बहुत फटाफट हो जाएगा। इसमें एक बार चलिए कॉस थीटा खेलते हैं, और इसी ट्राइंगल में एक बार साइन थीटा खेलते हैं। एक तरीके से पिछली क्लास का रिवीजन ही हो रहा है ये आपका। कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? एसी। बेस क्या है? एसी। और हाइपोटेनस क्या है? बी का मैग्नीट्यूड। साइन थीटा क्या है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। और हाइपोटेनस क्या है? बी का मैग्नीट्यूड। तो यहां से अब आपको एसी की वैल्यू वो आ गई बी कॉस थीटा, और यहां से बीसी की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। अब मैं जो लड़ाई लड़ने जा रहा हूं ना, उसमें हथियार काम में आएंगे। आपका टारगेट क्या है बेटा? आपका टारगेट ये है कि आपको इस पैरेललोग्राम की एक साइड पता है, दूसरी साइड पता है, बीच का एंगल पता है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, या रिजल्टेंट की लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी ये। तो चलिए ये जो ट्राइंगल है ओबीसी, सच बता रहा हूं बेटा, बिल्कुल टू कॉपी। पिछली परसों वाली क्लास कॉपी, आज वाली क्लास में पेस्ट कर दीजिए। बस वही हो रहा है अब तो वही हो रहा है। इस वाले ट्राइंगल को देखिए ओबीसी, बस आपका रिवाइज हो जाएगा। ओबीसी दिख रहा है ना? इसमें बताइए ओबी का स्क्वायर किसके बराबर है? ओ बी का स्क्वायर बराबर ओसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। इट इज अ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओसी, ओ ए प्लस एसी है, ओ ए प्लस एसी उसका स्क्वायर। ओसी को मैंने ओ ए प्लस एसी तोड़ दिया, और प्लस बीसी का स्क्वायर। क्योंकि सर को पता था, अब तो आपको भी पता है कि आगे जाके एसी बीसी चुल मचाएंगे, तो इसलिए एसी और बीसी की वैल्यू पहले हमने निकाल रखी है। बट इज ओबी, आइए आर ओबी, ओबी क्या चीज है? आर का मैग्नीट्यूड, उस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर। ओ ए क्या चीज है? ओ ए का मैग्नीट्यूड ए। एसी क्या चीज है? हट रहा हूं सामने से, एसी है बी कॉस थीटा, बी कॉस ऑफ थीटा उसका स्क्वायर हो गया, प्लस बीसी क्या आ गया? बीसी बी साइन थीटा है ना, बी साइन थीटा का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर खोल रहा हूं मैं, है ना। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, पहले से ए स्क्वायर प्लस 2ab वाला 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, पर बी का रोल ये प्ले कर रहा है। ये इसका स्क्वायर खुल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस इसका स्क्वायर खोल दीजिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या बचता है? ये ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों मिलके 1 हो गए, ये दोनों मिलके 1 हो गए। तो बताइए आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में 1। तो फाइनली आर स्क्वायर का फॉर्मूला, हालांकि ये हो गया, लेकिन मैं इसको जनरली पहले लिखना पसंद करता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिश्ता वही, सोच नहीं, सब कुछ वही आ रहा है, और खाली आर की वैल्यू ये आएगी, खाली आर की वैल्यू ये आएगी। ये वो फॉर्मूला है जो इस नोटेशन का मैग्नीट्यूड निकाल के देता है। ये तो केवल हाथी के दांत दिखाने वाले हैं, खाने वाले ये हैं, एक्शन में ये आता है। अभी एक फॉर्मूला और है, इस फॉर्मूले से तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलेगा, आर का मैग्नीट्यूड निकलेगा, आर का मैग्नीट्यूड सिर्फ।
यदि आपको आर की ये डायरेक्शन निकालनी है, ये अल्फा निकालना है, तो फिर याद है ना एक चीज और हरकत की थी हमने, इसी ट्राइंगल ओबीसी में, ट्राइंगल ओबीसी देख सकते हो, ओ बी सी, इसी ट्राइंगल में आप टेन अल्फा खेल लेते हैं हम लोग। टेन अल्फा क्या आएगा? टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। हाइपोटेनस क्या है? वो सॉरी बेस क्या है? सॉरी बेस ओसी। बीसी अपॉन ओसी। ओसी की पूरी वैल्यू मुझे नहीं पता, तो ओसी के दो टुकड़े कर रहा हूं, ओ ए प्लस ए सी। अब तो मुझे सब पता है, बीसी ए सी, पहले ही हमने बीसी ए सी निकाल रखा है हमने। तो बीसी की वैल्यू कितनी है? बी साइन थीटा अपॉन ये ए प्लस ये तो ए ना, और ये बी कॉस थीटा। आपको इवन शायद स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत भी पड़ेगी, तो फिर फिगर में पड़ेगी। पता है कल क्या था? सिर्फ ऊपर वाला इतना पोर्शन था नहीं। एक बार आंखों में भर लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, लेना है तो देखो नहीं लग रही कोई वजह, लेकिन टिक टिक 1 2 3 4 5 ठीक है। देखा जाए तो कल वाला ट्राइंगल लॉ वाला फिगर सिर्फ इतना था या नहीं था? बोलो। ये था ट्राइंगल लॉ जब हम लगा रहे थे, तो चीज तो वही आनी थी ना। तो चाहे ट्राइंगल लॉ लगाओ चाहे पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, दोनों भाई भाई हैं बेटा। ठीक है, चलिए आइए आज इन पे प्रैक्टिस कराता हूं। इन पर हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी इनसे दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, देखिए बेटा, चाहे वो ट्राइंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम हो, हम आज इस निष्कर्ष पे निकले, दैट इज यदि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो, ऐसे लिखा हुआ हो, ए और बी कौन हो गए? औलाद वेक्टर। आर क्या हो गया? पापा वेक्टर। ध्यान रखना, मैं दोनों दिन की समरी दे रहा हूं। अब यदि आर वेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने वाले हैं। इफ आर वेक्टर ऐसे हो, देन फिर दो फॉर्मूले खुलते हैं। एक तो आर का मैग्नीट्यूड है ना, जिसे आलसी बने में मैंने सिंपली आर लिख दिया है। इसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। और इसकी डायरेक्शन इस फॉर्मूले से निकलेगी, टेन अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसमें मौजूद हर चीज आपको पता होनी चाहिए। ए का मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मतलब बी का मैग्नीट्यूड, थीटा का मतलब, हाँ बिल्कुल पूरा देखो, थीटा का मतलब यदि आप खाली ये याद करोगे कि एंगल थीटा एंगल है, तो हो गई बेटा लुल आपकी, फिर आगे जाके परेशानी यही होंगी। पूरा याद रखिए, ये जो थीटा है या ये जो थीटा है, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। थीटा क्या चीज है बेटा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ये अल्फा किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन, बोलो ये अल्फा किसका एंगल निकला? चाहे ट्राइंगल लॉ था चाहे पैरेललोग्राम लॉ था, बताइए आर वेक्टर का किसके साथ? ए वेक्टर के साथ। एंगल मेड बाय आर वेक्टर, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। ये जो फॉर्मूला है इसमें मैं थोड़ा सा ध्यान और दूंगा। सुनिए बेटा, एक नोट समझेंगे। यदि मान लो ये मेरा पैरेललोग्राम लॉ था, एक काम करते हैं, ये पैरेललोग्राम लॉ ये था, इसका फिगर रह गया बनाना। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, फिर पैरेललोग्राम बनाया हमने, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, ये अल्फा एंगल और ये थीटा एंगल। यही तो है इस, मतलब इस फिगर का जो मैथमेटिक्स है वो ये है। इस फिगर की मैथमेटिक्स ये है, ए का मतलब, बी का मतलब, थीटा का मतलब, अल्फा का मतलब आपको एक्यूरेटली पता होना चाहिए। आर क्या है बेटा? ए और बी का रिजल्टेंट। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, नोट, बुद्धि लगाइए। यदि मान लो मैं इसको, देखना बेटा, इस अल्फा में एक दिक्कत होती है, उस दिक्कत को पूरा कर देता हूं। ये अल्फा क्या चीज है? एंगल मेड बाय आर वेक्टर विद ए वेक्टर। आर ने ए के साथ जो एंगल बना रखा है, आर ने ए के साथ, या यूं कहिए ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें अल्फा रिजल्टेंट का एंगल है, ये तो पता है ना। रिजल्टेंट का एंगल इसके साथ होता है, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ मतलब समझ जाओ, जो कोने में अकेला ए पड़ा हुआ है, जिसके साथ ना तो साइन थीटा लग रहा ना कॉस थीटा लग रहा, रिजल्टेंट का एंगल इसके साथ होता है ये। अब सुनिए, प्लीज सुनिए, यदि मैं इस आर वेक्टर को
इसको इधर और इसको इधर लिख दो। इमेजिन करो बी वेक्टर, मतलब ए की जगह बी की जगह ए लिख दो, ए की जगह बी, अक्षय कुमार बन जाऊं वो मीम वाला। मतलब ए की जगह बी और बी की जगह ए रख दो। तो बताइए इस फॉर्मूले में क्या, देन फ्रॉम फर्स्ट, और ये एक सेकंड फॉर्मूला, तो बताना देन फ्रॉम फर्स्ट। प्लीज समझिएगा, आर वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 BA कॉस थीटा। आप एक चीज देख रहे हो, क्या इसमें और इसमें कोई अंतर आएगा? क्या इसमें और इसमें कोई अंतर आया? नहीं आया ना, कोई अंतर नहीं आया। इससे भी वही आर निकलेगा, इससे भी वही आर निकलेगा। लेकिन फ्रॉम टू, मैंने ए की जगह बी और बी की जगह ए रख दिया है, तो अब यहां अंतर आ जाएगा बेटा। tan अल्फा डैश कर देता हूं, क्या आएगा यहां, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस, अब ये जो एंगल निकलेगा वो रिजल्टेंट का किसके साथ निकलेगा, इसके साथ। यदि आप ए की जगह बी और बी की जगह ए रख दोगे, तो यदि आप ए की जगह बी और बी की जगह ए रख दोगे बस, तो पता है आपका एंगल जो इसका इसके साथ निकल रहा था वो इसका इसके साथ हो जाएगा। यानी अल्फा डैश ये वाला एंगल है, देखो ये। क्यों भैया, हमारी इच्छा हम बी के साथ भी निकाल सकते हैं, हमारी इच्छा हम बी के साथ भी निकाल सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, यदि ये एंगल जो अल्फा ए के साथ निकला है, आप ए की जगह बी और बी की जगह ए रख दीजिए, स्विच कर दीजिए, तो जो एंगल आर का ए के साथ आ रहा है वो एंगल आर का बी के साथ हो जाएगा। हाँ थीटा होंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अल्फा प्लस अल्फा डैश होगा तो थीटा ही। दिमाग में ये चल रहा होगा, सर हमने अल्फा निकाल लिया, थीटा में से अल्फा माइनस कर दो। हाँ लेकिन एक मिनट, जब पहली बार में ही अल्फा तो निकालना पड़ा ना, निकालना पड़ा नहीं निकालना पड़ा जैसे, लेकिन क्वेश्चन उसने पूछा अल्फा डैश निकालो, तो हम एक बार में शॉर्ट मार देंगे ना, कर सकते हो। तो सबने बोला वो कर सकते हो कि आप एक ही फॉर्मूले को दिमाग में सेट कर लीजिए, परमानेंट कर लीजिए, ठीक है। इससे भी सारे काम कर सकते हो, पहले अल्फा निकाल लो, फिर थीटा में से अल्फा माइनस कर दो, आ गया, आ गया समझ में। और आपको ये बता दूं, ए की जगह बी और बी की जगह ए रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा ना रिजल्टेंट। लेकिन ये सुविधा आपको जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा सब्ट्रैक्शन, वहां नहीं मिलेगी, ये सुविधा वहां नहीं मिल सकती, क्योंकि आप वहां ए की जगह बी और बी की जगह ए नहीं रख सकते, क्योंकि ए माइनस बी अलग आंसर आएगा, बी माइनस ए अलग आंसर आएगा। तो ये जो सुविधा मिल गई उसका फायदा उठा सकते हो। इस फॉर्मूले में तो कोई अंतर नहीं आया, यहां अंतर आ गया, तो आप कैसे याद करोगे। अच्छा ये मान लो मैं ए और बी वर्ड नहीं बोल रहा हूं, सपोज करो मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, पी और क्यू दो वेक्टर हैं, पी साइन थीटा, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बताइए ये अल्फा रिजल्टेंट का किसके साथ एंगल रहा होगा, बताइए रिजल्टेंट का एंगल जो अल्फा है वो किस वेक्टर के साथ रहा होगा। जी हाँ क्यू, बस आपको ये देखना है, ये इसके साथ जो अकेला है, जिसके साथ साइन थीटा और कॉस थीटा कुछ नहीं है। और बेटा सुनना, स्मार्ट बनना, वो बड़ा बदतमीज हो सकता है सवाल, वो इसको पहले लिख दे, इसको पहले लिख दे, तो आप ध्यान रखना अल्फा इसके साथ एंगल है, इसके साथ, आप भी ढीठ बने रहना, समझिए जो मास्टर समझाना चाह रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट, टिक टिक 1 2 3 4 5। आगे देखते हैं, अभी मैं इसके सवाल कराऊंगा ना तो और मजबूत हो जाओगे, आप समझ जाओगे कि हर फार्मूला क्या कह रहा है। इस नोट को तो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। एक और चीज बताइए, क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि 10 और 10 का आंसर कुछ भी आ सकता है वेक्टर में। ये पत्थर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, बताओ एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक और 10 लगा दिया, तो 10 और 10 का आंसर कुछ भी आ सकता है। मानते हो वेक्टर में 10 और 10 का आंसर 20 भी आ सकता है, 10 और 10 का आंसर 0 आ सकता है, 10 और 10 का आंसर 15 भी आ सकता है ना, कुछ भी। ये वेक्टर में बड़ी कलेश है कि 10 और 10 का आंसर कुछ भी आ सकता है। लेकिन आज इसको थोड़ा सा और पॉलिश करूंगा, इसमें एक लिमिट भी है, लेकिन कि 10 और 10 का आंसर कुछ भी आ सकता है, बताता हूं, कुछ भी आ सकता है ठीक है, लेकिन इसमें एक दायरा भी है, वो ये
समझिएगा, देखो आर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बड़ा ही लिख दूं है ना ये वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बताना, मैंने ये दो वेक्टर लिए, ये पेन की टिप और ये मार्कर की टिप, ये दो वेक्टर है ना, एक को ए मान लेना, एक को बी, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। बताइए, स्लो मोशन में एक वीडियो दिखा रहा हूं, अब रिजल्टेंट वही आएगा या कुछ और आएगा? बताइए, रिजल्टेंट पहले जैसे ही आएगा या चेंज हो जाएगा आंसर? मैग्नीट्यूड वही है, देखो लेंथ वही है, लेंथ वही है, ए और बी की लेंथ वही है, वो चेंज नहीं कर रहा हूं। अब आंसर अलग हो जाएगा, किस वजह से? किस वजह से आंसर चेंज हो गया? जबकि ए और बी तो वही थे, ए और बी तो वही थे। जी हाँ, क्योंकि आप ये सीख चुके हो कि रिजल्टेंट सिर्फ ए और बी पे नहीं डिपेंड करता सर, ये थीटा भी है। गौर से देखो सर, आप देखो आर की वैल्यू ए और बी के साथ साथ ये थीटा पे भी डिपेंड कर रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा बताइए, अब अलग आंसर आएगा, अब अलग आंसर आएगा, अब अलग आंसर आएगा, अब अलग आंसर आएगा, अब अलग आंसर आएगा। ये लास्ट पॉसिबिलिटी है, इसके बाद एंगल वापस वही रिपीट होने लग जाएंगे, क्योंकि फिर हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे, नीचे वाला लेंगे। अब बताइए, इस पूरे स्लो मोशन वीडियो में क्या चीज चेंज हुई है? बताइए क्या चीज चेंज हुई है? थीटा। क्या चीज चेंज हुई है? थीटा, 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 थीटा एंगल। अब देखिए, यदि मैं ए को और बी को वही रखूं और थीटा ही चेंज करूं सिर्फ, तब पॉसिबिलिटीज देखना, क्योंकि आर बराबर ये होता है, आर बराबर ये होता है, इसलिए आर बराबर ये होगा। देखना मैंने सही लिखा कि आर बराबर ये होता है, इसलिए आर बराबर ये होगा या नहीं होगा? बताओ, क्योंकि आर बराबर ये होता है तो इसलिए आर ये होगा, और क्योंकि आर बराबर ये होता है इसलिए आर बराबर ये होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बोलो होगा या नहीं होगा? ये तीनों अलग अलग बातें समझ में आ गई या नहीं आ गई? हाँ भाई, ये तीनों अलग अलग बातें समझ में आ गई। आपको लगता होगा कभी कभी हमारे टीचर, हमारे जो सर सर वो एकता कपूर के फैन है, स्टार प्लस के। नहीं नहीं नहीं, एक ही बात को तीन तीन चार हर्ष कहते रहे, एक ही तो है। हाँ एक ही है, ये अभी तो एक ही है। करा क्या है, शुभम बेचारा चक्कर में पड़ गए। हाँ नंदिनी का सेम ही तो है, ये सेम है, ये कोई अंतर ही नहीं है ये। अब देखिए, मुझे आप ये बताइए, यदि मैं थीटा चेंज कर दूं तो इसमें उंगली हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? थीटा की अलग अलग वैल्यूज कर दूं, यहाँ थीटा कुछ और रखूं, यहाँ थीटा कुछ और रखूं, तो आंसर अलग अलग आएंगे। आपको ये बात एग्री हो चुकी हो, परसों वाली क्लास में एग्जाम्पल भी पढ़े। 4 और 3 के बीच का एंगल 0 था तो आंसर 7 आया था, 4 और 3 90 पे थे तो अलग आंसर आया। अब देखिए मैं जो कर रहा हूं, ये यार हमें खूब पता है थीटा पे डिपेंड है, तो पता ना जिस समय कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी या नहीं होगी? सोचो, ये मैंने यहां रुक रहा हूं, अच्छे से सोच लो। ए और बी वही रख रहा हूं मैं इस पूरे सिनारियो में, इस पूरे सिनारियो में ए और बी की लेंथ नहीं चेंज की, चेंज की है तो सिर्फ थीटा, थीटा चेंज कर रहा हूं ए और बी के बीच का। तो बताना, थीटा की वैल्यू यदि ऐसी हो जाए कि cos थीटा जब मैक्सिमम होगा तो ये आंसर भी मैक्सिमम आएगा, और जब ये cos थीटा अपनी मिनिमम वैल्यू देगा, MIN मिनिमम, तो ये भी R अपनी मिनिमम वैल्यू देगा। हो अब समझ में आया? जब नो डाउट R का आंसर थीटा पे डिपेंडेंट है, R की वैल्यू निकालो तो आपको सर थीटा दो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये क्या कहते हैं? तुम मुझे थीटा दो तभी तो मैं आंसर दे पाऊंगा। तो जिस समय cos थीटा मैक्सिमम होगा R की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, सुनिए R मैक्सिमम। अब मैं इस नोट से ये फाइंड आउट करके बताना चाह रहा हूं कि R की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू आ कितनी सकती है। ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, तो सुन लो बेटा आंख खोल के और कान खोल के, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, +1 से ज्यादा नहीं हो सकती cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा की कल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिखाई थी, देख लेना, देख लेना। क्या बेटा cos 90 क्या लिख रहे हो बेटा आप? अच्छा
cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू +1 होती है। मतलब मैं यहां लिख देता हूं शायद आप, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है ना, जब थीटा इक्वल टू 0, देन cos थीटा की वैल्यू +1 मैक्सिमम आती है बेटा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर cos की वैल्यू मैक्सिमम आती है। ठीक है, तो आप बताइए, जैसे ही cos थीटा की वैल्यू मैंने मैक्सिमम +1 रखी, जो हो सकती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, cos ने अपनी सारी दौलत लुटा दी। हाँ, थीटा बढ़ता है तो cos थीटा घटता है। अब देखिए r की मैक्सिमम वैल्यू, समझदार को इशारा काफी है, a² + b² + 2ab, ये a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो आप फील करिए बेटा कि ठीक है, मैंने बोला है, मैंने ही समझाया है कि साला वेक्टर में बड़ा लोचा है, 10/10 का आंसर कुछ भी आ सकता है, 10/10 का आंसर कुछ भी आ सकता है माना, लेकिन इस नोट को पढ़ने के बाद बताइए, क्या 10/10 का आंसर 21 आ सकता है? बताइए, क्या 10/10 का आंसर कुछ भी आ सकता है? ठीक है, तो क्या 10/10 का आंसर 21 आ सकता है? 21 आ सकता है ना, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कुछ भी आ सकता है। नहीं आ सकता। 10/10 का जो मैक्सिमम आंसर आएगा भी तो 20 आएगा बस। 10 और 10 दोनों वैल्यू, तो 10 और 10 20। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, मैं फिर भी बोल रहा हूं, लेकिन उस कुछ भी में एक लिमिट है, एक दायरा है। आर की मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम, एक और बेटा एक तमीज और बता दूं, कहीं भूल मत जाना, आर वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि जब आप अपने आप सवाल करोगे कंपटीशन लेवल के तो ऐसे भी देखने को मिलेगा। तो किसी भी रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड + बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। आइए उधर देखते हैं हम, आर मिनिमम, बताइए cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? जब तक मैं लिखता हूं आप एक मिनट, a² + b² + 2ab, बताइए cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 आ सकती है, -1। यहां मैं लिख देता हूं, जिस समय थीटा 180 डिग्री होता है ना थीटा, तो देन cos थीटा की वैल्यू -1 आती है। अच्छा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन 90 से जैसे ही एंगल बढ़ेगा तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो cos 90 से कम वैल्यू तो cos 91 की होगी, तो होगी नहीं होगी? cos 90 से छोटी वैल्यू तो cos 91 की होगी, 92 की और छोटी, 93 की और, सबसे छोटी cos 180 पर आती है -1, इससे छोटा भी नहीं होता cos थीटा। तो जैसे ही मैंने यहां -1 लिखा, तो r की मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। याद रखना, इसे b - a का होल स्क्वायर भी बन सकता है, लेकिन जो बड़ा हो उसमें से छोटा ही माइनस करना है आपको, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। तो रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? a - b। यानी ठीक है, मैंने माना, मैंने ही पढ़ाया है आपको, और दूसरे अंदाज में और लिख देता हूं कि आर वेक्टर की मिनिमम वैल्यू में मिनिमम मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड - बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब कभी इससे क्या कहना चाह रहा है, देखता हूं आप इस एग्जांपल को समझे या नहीं समझे, बताना। एक वैल्यू है 10 न्यूटन, एक वैल्यू है 6 न्यूटन। एक पत्थर है, उस पर एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन और एक फोर्स लग रही है 6 न्यूटन, थोड़ी छूट, ठीक है, 10 न्यूटन 6 न्यूटन। माना 10 और 6 का आंसर कुछ भी आ सकता है, तो क्या 10 और 6 का आंसर 17 न्यूटन आ सकता है? ये बताइए। इन दो फोर्सों से कहूं तुम अपनी जो है एडी से चोटी तक का जोर लगा लो तुम दोनों, तो क्या ये बोथ टुगेदर कैन प्रोवाइड द रिजल्टेंट ऑफ 17 न्यूटन? नहीं। पता है, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जो मैक्सिमम रिजल्टेंट आ सकता है, बोलो कितना आ सकता है? 16 न्यूटन मैक्सिमम आ सकता है। और वो भी किस एंगल पर आएगा? किस एंगल पर आएगा? किस एंगल पर आएगा, ये भी ध्यान रखिए। जब ये दोनों, देखो कब आएगा ये भी बता दूं, जब ये दोनों 0 डिग्री एंगल पर होंगे। और 0 डिग्री एंगल पता है कैसे दिखेगा? ये रहा पत्थर, ये रही 10 न्यूटन की फोर्स और ये रही 6 न्यूटन की फोर्स। बताओ 6 और 10 के बीच में कितना एंगल है?
0 डिग्री, क्योंकि दोनों ही एक ही दिशा में। इसको इसके ऊपर रख दो, 0 डिग्री दिखेगा। तो 10 और 6 मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर 16 न्यूटन जनरेट कर सकते हैं। और वो भी कब? जब दोनों एक ही दिशा में एक्टिवेट हो गए, दोनों की ताकत एक ही तरीके से एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में लग रही है, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट 16। मिनिमम रिजल्टेंट कितना आ सकता है इसका बताओ? मिनिमम रिजल्टेंट आ सकता है A-B, यानी 10 में से 6 घटा दीजिए, 4 न्यूटन। और किस एंगल पर? किस एंगल पर? किस एंगल पर? जी हाँ, जब दोनों के बीच 180 यानी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये रहा बॉडी, यदि एक 10 न्यूटन इधर लगे और एक 6 न्यूटन इधर लगे, तो पता है इस सिनेरियो में आंसर आएगा रिजल्टेंट 4 न्यूटन। तो अब आप बताओ, अब आपको बता दूं मैं, ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो कहना चाह रहा है, ठीक है 10 और 6 का आंसर कुछ भी आ सकता है, पर उस कुछ भी में एक लिमिट है। तो दैट इज आर की जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू 16 न्यूटन से लेके या 4 न्यूटन से लेके 4 और 16 के बीच में कुछ भी आ सकती है। 4 और 16 के बीच में कुछ भी आ सकती है। 4.5 आ सकती है, 4.25 आ सकती है, 11.5 आ सकती है, 11.3 आ सकती है, समझ गए? 11.3, 15.9 आ सकती है, 14 पॉइंट समथिंग आ सकती है। लेकिन अब बताइए, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों फोर्स एक्टिवेटेड हो, 2 न्यूटन आ सकती है? 2 न्यूटन आ सकती है इन दोनों का आंसर, इन्हीं दोनों का आंसर, इन दोनों का आंसर 2 न्यूटन। कैन दीज टू फोर्स कैन प्रोड्यूस द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन? नहीं। तो इसीलिए मैंने जो परसों सेंटेंस बोला था, आज उसको थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूं। परसों तक ये बोलता था कि साला रिजल्टेंट में एक बड़ी कलेश होती है, कुछ भी आ जाता है आंसर। हाँ, लेकिन ये सेंटेंस अब पूरा बोल रहा हूं, ठीक है? A-B और A+B के बीच में कुछ आ सकता है। तो बताइए 10 और 10 की लिमिट, 10 और 10 का मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता है? 10 और 10 का, 10 और 10 का मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता है? 20 न्यूटन। और मिनिमम आंसर कितना आ सकता है? 0। मिनिमम आंसर 0 आ सकता है। तो 0 और 20 के बीच में ही आएगा। अब याद करो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो, ठीक है? मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे, इसी से करने हम सवाल, ठीक है? आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बेटा। वो दिन आ चुका जब मैंने बिगनिंग में ये बताया था कि यार इसको तो तुम बड़े अच्छे से सॉल्व कर लेते हो। एक फोर्स ऐसे हो और जैसे 10 न्यूटन, और एक फोर्स और हो 10 न्यूटन। पत्थर थोड़ा बड़ा कर देता हूं, है ना, कि ये 10 और 10, इसको तो बड़े अच्छे से सॉल्व कर लोगे आप। एक 10 न्यूटन इधर हो और एक 10 हो, इसे भी अच्छे से सॉल्व कर लोगे। फिर मैंने आपसे कहा था ना, एक 10 न्यूटन इधर हो और एक 10 न्यूटन इधर हो, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तब आप ये फिजिक्स जो कल से पढ़ा रहा हूं, परसों से, सॉरी, एक 10 न्यूटन इधर लग रही हो, मैंने यहां पे पता है उस दिन क्या लिख दिया था इन द बिगनिंग? वेट एंड वॉच। ये 10 न्यूटन इधर हो, ये 10 न्यूटन इधर हो, ये 10 न्यूटन जा रहा है, पत्थर इधर खिसकाऊंगा, ये जा रहा है, नहीं इधर खिसकाऊंगा। तो आप क्या करना, पैरेललोग्राम बनाना। ये पत्थर इधर जाएगा, किधर जाएगा? डायगोनल की ओर जाएगा। कितनी फोर्स से जाएगा वो आप इस फॉर्मूले से निकालते, जो भी एंगल दे रखा हो। कराऊंगा सवाल अभी और अच्छे से प्रैक्टिस होगी, होपफुली कि आपको ये लॉजिक भी रिजल्टेंट का समझ में आया कि वेक्टर कैसे ऐड करते हैं। वेक्टरों को ऐड करने का अंदाज, जोड़ो मगर डायरेक्शन को ध्यान में लेके। अब समझ में आ रहा है डायरेक्शन को ध्यान में लेके कैसे जोड़ते हैं। एक और नोट, वो ये, फिर सवाल कराऊंगा तो और अच्छा। तुम्हें पता है एक डायलॉग है, नोट एक और, कि ताकतवर लोग दुनिया को अपने कदमों में झुका लेते हैं। ताकतवर लोग दुनिया को अपनी ओर झुका लेते हैं। ये सत्य भी है बेटा, दुनिया को अपनी ओर झुका लेते हैं, अपनी ओर झुका लेते हैं। अभी अचानक सर किस मूड में आ गए हैं ना, फिजिक्स का मूड अचानक से कहां चला गया। ताकतवर लोग दुनिया को अपनी ओर झुका लेते हैं, और ये सत्य हमेशा से, जब से मानव सभ्यता बनी है तब से, जब से हम बंदर थे, है ना, और फिर आदि, फिर क्या थे, हाँ। चलिए
ये ताकतवर लोग दुनिया को अपनी ओर झुका लेते हैं। इससे कवि क्या कहना चाह रहा है? देखिए बेटा, ये जब से मानव सभ्यता ने जन्म लिया है ये हमेशा ही रहता है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन इस सिनेरियो में बताता हूं, पैरेललोग्राम लॉ सीख गए। अब देखिए, कोई पत्थर है, पॉइंट साइज का पत्थर है, एक चाह रहा है कि मैं खिसकाऊंगा तुझे, ए, देख रहे हो कितना ताकतवर वेक्टर है, मैं ले जाऊंगा तुझको। अभी कह रहा है मैं ले जाऊंगा। कौन ताकतवर है? बताओ कौन ताकतवर दिख रहा है? क्यों ए ताकतवर क्यों दिख रहा है? उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसकी लेंथ, बिल्कुल सब सही हो, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल, क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है। क्योंकि जितना सर फिजिक्स से पढ़ा चुके हैं, जितनी बड़ी लेंथ उतना उसका मैग्नीट्यूड होता है। ये नहीं बेटा, ये रहा, ये रहा ए, ये रहा बी। ए चाह रहा है मैं ले जाऊंगा, बी चाह रहा है मैं ले जाऊंगा। तो लेकिन फिजिक्स है तो फिर ऐसे नहीं करते कि नहीं ए तू ताकतवर है तू ले जा। हम पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। कर लिया पैरेललोग्राम लो ड्रॉ। ये अब ये बॉडी ना ए की ओर जाएगी ना बी की ओर, ये रिजल्टेंट की ओर जाएगी। अब आप इस रिजल्टेंट का झुकाव देखना, गौर से देखो, कुछ दिख रहा है? रिजल्टेंट किसकी ओर ज्यादा झुका हुआ है? किसकी ओर ज्यादा झुकाव मिला आपको? ए की ओर। आप समझ गए होगे इस डायलॉग से कवि क्या कहना चाहता था। मतलब हम एक वर्ड बोलते हैं ना, रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, बीचों बीच ना, बीचों बीच नहीं आता। जिधर वेक्टर ताकतवर होता है उसकी ओर झुक जाता है। आपने देखा कि ए ताकतवर था, बी कमजोर था, तो रिजल्टेंट का झुकाव एक ही ओर जाता है। यदि इस एंगल को मैं अल्फा बोलूं, इस एंगल को बीटा बोलूं, तो मैग्नीट्यूड ए का ज्यादा है ना, मैग्नीट्यूड ए का ज्यादा है और एंगल बीटा ज्यादा है। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसी का रिजल्टेंट का एंगल उससे दूसरे वाले से कम है। एक ये तुक्का नहीं है। मान लो एक नए तरीके से फिगर बनाता हूं मैं, दिखा कुछ दिखा? ऐसा भी तो सीन हो सकता है कि यहां पे कोई पत्थर है पॉइंट साइज का, ए चाह रहा है मैं उसे ऐसे खिसका लूंगा, बी चाह रहा है नहीं मैं खिसकाऊंगा। अब मैंने किसको ताकतवर दिखाया है? बी को। लेकिन ये पत्थर जाएगा किधर? तो बेटा रूल तो रूल है, पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम बना लिया, बन गया। नाउ द बॉडी विल मूव टुवर्ड द रिजल्टेंट। बॉडी रिजल्टेंट की ओर जाएगी, ये ऐसे। अब बताइए अब रिजल्टेंट किसकी ओर ज्यादा झुका हुआ है? आपने खुद दिख जाएगा रिजल्टेंट का झुकाव किसकी ओर ज्यादा है। रिजल्टेंट बी की ओर ज्यादा झुक रहा है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्लियर है यहां पर भी। लेकिन अब मुझे ये बताइए, लगे हाथ एक थ्योरी डेवलप हो जाएगी, आप खुद बता दोगे। यहां तो चलो ये ठीक हो गया कि ए ताकतवर था तो रिजल्टेंट ए की ओर झुक गया, बी ताकतवर था तो बी की ओर झुक गया। लेकिन यदि दोनों की ताकत बराबर होगी तो बीचों बीच आता है। सिर्फ यही एक कैसा ऐसा है, देखिए स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब अभी देखना, एक स्पेशल केस, यदि वो जो दो फोर्सेस एक्टिवेटेड है उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, उनका मैग्नीट्यूड हूबहू एक जैसा है, कोई किसी से कमजोर नहीं पड़ रहा, देन पता है क्या होगा? अभी प्रूफ भी कर दूंगा। वो जो अल्फा होगा वो जस्ट पूरे एंगल का आधा आएगा। पूरा जो एंगल होगा, नहीं इक्वल वेक्टर नहीं हुए शुभम चौधरी, ये इक्वल वेक्टर कहां हुए? इक्वल वेक्टर तब होते हैं जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम हो। हाँ हाँ सेम आएगा, सेम आएगा, सेम। वही तो प्रूफ करने जा रहा हूं, समझिए। अरे ये चीज समझ में आ गई आपको, अब अपने आप कनेक्ट कर लीजिए। हाँ एल्फा और एल्फा डैश या एल्फा और बीटा बराबर आएंगे। देन और मैंने कितनी इजी बात लिख दी, एल्फा थीटा बाई 2 आएगा। मतलब दैट इज, सुनिए अभी समझाता हूं। मान लो एक वेक्टर हीरा, एक हीरा, मैंने बेटा कोशिश की है बराबर ही दिखे आपको। अब कोई छोटा बड़ा नहीं बनाया मैंने, दिख रहा है ना बराबर। अब यदि आप रिजल्टेंट निकालोगे बनाओगे, पहले पैरेललोग्राम सजाओगे। नाउ द रिजल्टेंट कम जो आएगा वो डायगोनल की ओर आएगा। डायगोनल की ओर आ गया, बोलो आ गया ना डायगोनल। तो ऋतुराज सर ये कह रहे हैं कि ये जो अल्फा होगा ये पूरे एंगल का आधा होगा, बस खत्म कहानी, हो गया बीचों बीच। अरे मेरा इतना कहते हैं कि यदि ये 60 डिग्री एंगल है तो ये 30 होगा, तो 30 ये हो गया, 30 ये हो गया। पूरा एंगल यदि 80 है तो 40 ही होगा, 40 ही होगा।
ये कहना चाह रहा हूं, समझ में आ गया नहीं आ गया? पहले तो इसको एज इट इज डायरेक्ट याद कर लो और डायरेक्ट इसे इस्तेमाल भी कर सकते हो सवालों में, लेकिन फिर भी पहली बार है तो प्रूफ कराने जा रहा हूं। बताइए, ये अल्फा निकालने के लिए, सिंस tan अल्फा निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले की मदद चाहिए होती है, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तब tan अल्फा निकलता है, क्योंकि यहां पर सिंस हियर जिस स्पेशल केस को कर रहे हैं हम, उसमें a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड कैसा है? बराबर। सो देयरफॉर आप इस फॉर्मूले में एक काम कर सकते हैं ना, a की जगह b या b की जगह कोई एक लेटर यूज करो, b sin थीटा अपॉन b प्लस बी कॉस थीटा। मैंने a को भी b लग दिया तो b कॉमन आगे कट गया। यहां थोड़ा सा बायो वालों को दिक्कत आएगी, उनको मैं सॉरी फील करता हूं उनके लिए हमेशा और हर साल। अब मैं जो करने जा रहा हूं, हालांकि कुछ मैथ वालों के भी तोते उड़ेंगे, उन्हें भी कुछ बायो जैसा फील आएगा कि हमने ली तो मैथ थी पर फीलिंग बायो जैसी क्यों आ रही है हमें, है ना? चलिए, कितने लोगों में यहाँ बायो है बेटा, प्लीज बताएंगे जरा, कितने लोगों के पास बायो है, ताकि मैं उतनी सॉरी फील कर सकूं। कितने लोगों के पास बायो है? एक दिया के पास है, बस दिया। तो बेटा एक बार सॉरी फील करूंगा। निकिता के पास भी है तो निकिता के लिए भी सॉरी। अब जो मैं करने जा रहा हूं, अरे कन्हैया के पास भी है, 3 सॉरी। चलिए, लेकिन टेंशन मत लो, तो आप तीनों, ये बैच में कुछ बच्चे आपके साथ हैं, वो भी आप जैसा ही फील करेंगे। tan अल्फा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिख दिया मैंने 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बताइए कितने मैथ वालों को समझ में आ गया ये न्यूमरेटर? कितने मैथ वालों को समझ में आ गया? कितनों के तोते उड़ गए? एक शुभम को समझ में आ गया, शिवेश को समझ में आ गया, हर्ष को आ गया। जल्दी बोलो, ये 3 को। अरे वाह, लड़के लड़कों को समझ में आ रहा है यार, ये तो गड़बड़ हो गई। सार्थक को आ गया, देव नहीं आया। चलिए मैं यार, अच्छा दुख होता है बेटा यहां से दुख होता है। अच्छा मैथ को भी आ गया कि यार एटलीस्ट मैथ वालों को तो साथ देना चाहिए। चलिए देखो, मैं थोड़ा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मैथ वालों की मदद करेगा, बायो वालों को तो रटना ही है। देखिए बेटा, आपकी मैथ में ये फॉर्मूला है या नहीं? साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, या जैसे भी पढ़ा है, ये तो पढ़ा होगा, ये तो पढ़ा होगा। साइन 2 थीटा इक्वल टू मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला, साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। यानी यहां जो एंगल होता है, यहां आधे हो जाते हैं वो। तो बताना सिमिलरली, एक थ्योरम है ना, अल्बर्ट ऋतुराज वासनी ने बनाई है थ्योरम, सिमिलरली थ्योरम। सिमिलरली थ्योरम साइन थीटा, बताइए 2 अल्फा की जगह थीटा रख दो तो बताइए 2 साइन, इस एंगल का आधा करना होता है तो थीटा का आधा, थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये किया है मैंने वहां। और अभी तो आपके, ठीक है, एक और चीज, कॉस थीटा के, कॉस 2 थीटा के तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कॉस 2 थीटा के तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। उनमें से अभी बहुत सारों में से केवल एक यूज कर रहा हूं मैं, 1 माइनस, नहीं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कि नहीं? कॉस 2 अल्फा लिख दूंगा तो ये होता है, बोलो। उनमें से एक फॉर्मूला ये है, जनरली 4 होते हैं, है ना, उनमें से एक ये है, पक्का? अब सुनिए, यदि मैं यहां कॉस सिर्फ थीटा लिख दूं तो इस फॉर्मूले की डिजाइनिंग कैसी हो जाएगी, बोलो? 2 अल्फा की जगह थीटा लिख दूं, समझ रहे बेटा? मैं 2 अल्फा की जगह थीटा लिख रहा हूं, तो इसका मतलब अल्फा की जगह फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? फिर मुझे अल्फा की जगह थीटा बाई 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है? चलिए, तो मैंने न्यूमरेटर की जगह तो ये रख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर ये तो पूरा पैकेज बना हुआ है। अच्छा एक बार बताओ, इस 1 को इधर ले आओ, इस 1 को माइनस 1 को ये, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा, इससे अगला स्टेप क्या बन गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा इस 2 से 2 कट जाएगा? नहीं कटेगा, इतने कंजरे नहीं है हम। चलिए सर, क्या समझ रखा है हमको? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये मैंने पूरा का पूरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया।
हाँ, लेकिन इस 2 से ये 2 कट जाएगा और एक cos थीटा बाई 2 से एक cos थीटा बाई 2 कट जाएगा। तो बताइए tan अल्फा इक्वल टू न्यूमरेटर में तो बचेगा sin थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में बचेगा, अब इतने तो बायो वाले भी जानते हैं ना, sin अपॉन cos tan होता है, जो भी एंगल है sin थीटा बाई 2 वही cos थीटा बाई 2, दिस विल कम्स आउट टू बी tan थीटा बाई 2। कौन? tan अल्फा। कंपेयरिंग बोथ साइड, अल्फा कम्स आउट टू बी थीटा बाई 2, अल्फा थीटा बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो आप बताइए प्रूव हो गया नहीं हो गया? ताकतवर लोग दुनिया को अपनी ओर झुकाएंगे, ताकतवर लोग, लेकिन यदि ताकत बराबर होगी, यदि ताकत बराबर होगी तो रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, बिल्कुल बीचों बीच। डायगोनल वर्ड की बजाय आप बीचों बीच वर्ड उसी समय यूज कर सकते हो। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं थोड़े सवाल कराता हूं और अच्छा लगेगा, सवाल कराऊंगा तब। देखिए अब तो ये क्वेश्चन चालू होते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5050 से, ठीक है? 5050 स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, कुछ ये फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए जो आपको, वो मैंने बता दी, लेकिन अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा लगेगा आपको। जितने कर सकते हो, शीट में तो है ही, मन मत भरना इससे। इसके अलावा आपके पास जो भी रिफ्रेशर हो ना उसे उठा लेना आप। 2 इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 50। 2 फोर्स है, माना से द 2, देखो आपकी इच्छा है। देखो एक चीज और बता दूं, मुझे तो आदत ए और बी लेने की पड़ गई है, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जैसे उसने कहा 2 फोर्सेस हैं तो वो F1 F2 यूज कर लेती हैं। उसने कहा 2 वेलोसिटी हैं तो उसे वो V1 V2 बोल देती है। मैं ए और बी लेके चलता हूं। चलिए 2 इक्वल फोर्सेस है ना, गिवन, लेट द 2 फोर्सेस आर, देखो तमीज, लेट द 2 फोर्सेस आर A एंड B अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक तो ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर दे रखा है, पढ़ो, 2 इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, और एक ही पॉइंट पे लग रही है। एक चीज और दे रखी है, द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट। यदि हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें और उसका स्क्वायर करें, स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। वेयर आर क्या चीज है? वेयर आर क्या चीज है? आर इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। आर ए और बी का रिजल्टेंट है, आर ए और बी का रिजल्टेंट है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि ए और बी बराबर हैं और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये दे रखा है। अच्छा, पहली सवाल ही बोनी ना थोड़ी है, थोड़े से अच्छे सवाल से हो गई, मतलब कोई नहीं। तो उसने कहा है फाइंड द एंगल बिटवीन देम, आपको इन दोनों फोर्सों के बीच का एंगल निकालना है। देन थीटा इक्वल टू क्या? तो सॉल्यूशन सुनिए, इफ आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो, देन आर का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकलता है या नहीं निकलता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यदि आर ए और बी का रिजल्टेंट हो, हाथी के दांत ऐसे दिखाने वाले हो, तो खाने वाले तो यही होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं? सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं? अच्छा, एक काम और कर रहा हूं मैं, इसमें दोनों ओर का स्क्वायर कर दूं तो ये रूट हट जाएगा। इज इट ओके? अब बताइए आर स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं? क्योंकि बी और ए बराबर है। प्लस 2a स्क्वायर, ये कैसे आ गया? a इंटू ए कॉस थीटा। पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा, ये बताओ। और ये जो 3a भी है, इसे भी तो 3a स्क्वायर लिख सकते हो। सोच के देखो, 3ab, a, ये भी a, ये भी a, 3a स्क्वायर। तो बताइए इस आर स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं? 3a स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर। बेटा इमोशंस में इस 2a स्क्वायर को इससे मत जोड़ देना, क्योंकि अभी इसके संग लगेज में कुछ cos थीटा और है। तो दिस इज 3a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos ऑफ थीटा। ये यहां चला जाएगा तो ये a स्क्वायर बचेगा, 2a स्क्वायर cos थीटा। तो बेटा a स्क्वायर से a स्क्वायर ये 1 बचेगा, यहाँ
तो cos थीटा इक्वल टू आ रहा है 1/2। तो थीटा क्या आया 60 डिग्री। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थोड़ी नहीं देखेंगे, ये तो रटा हुआ होना चाहिए। पहला सवाल ही थोड़ा हैवी दे दिया। मैं एक काम करता हूं, थोड़ा दूसरा सवाल की ओर मूव करते हैं। 51। अच्छा ये आया वैसे फिर भी समझ में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऊपर से गया होगा, आना तो चाहिए। सवाल पढ़ना यदि आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि सवाल में ये गिवन था, फिर तो आप कर ही जाओगे। एक और सवाल करते हैं 51st क्वेश्चन नंबर 51st। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, अगेन द फोर्सेस आर इक्वल, the resultant of two equal forces acting at right angle to each other is 1414 Newton given according to question ATQ। according to question, एक तो जो दो फोर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड कैसा है बराबर, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, उनका रिजल्टेंट 1414 न्यूटन है। ये सवाल ने दे रखा है, पढ़िए सवाल बार बार पढ़िए। अच्छा मैं एक काम करता हूं, चलो नहीं अभी ऐसे ही सीखो, फिर इसके बाद बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों फोर्स बराबर है, पढ़ो लाइन में लिख जाएगा, पढ़ोगे तो ये भी मिल जाएगा, वो दोनों फोर्सेस 90 डिग्री पर एक्टिवेटेड है, यानी आपस का एंगल 90 है, और फिर ये दोनों मिलकर रिजल्टेंट ये दे रहे हैं। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। तो सॉल्यूशन बताना, हम यदि रिजल्टेंट निकालते तो कैसे निकालते, √a², सुनो बेटा, b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ऐसी तो निकालते। यहां आर की जगह क्या रख दूं 1414, इधर देखिए a² प्लस 2ab cos 90। हम तो डूबेंगे सनम, हमारे संग जो होगा उसको भी ले डूबेंगे। 2aa cos 90 0, कितना खत्म, ये हो गया 2a²। अब एक चालाकी देखना, वो धीमे धीमे प्रैक्टिस से आती है, पता है ये हो गया a√2। अच्छा ये बताना, ये इस गाने की धुन बता सकते हो आप, ये कौन से गाने की, इस गाने की धुन बता सकते हो? तुरुरु 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 तुरु, है नी, टुरु टू टुरु तुरु तुरु। हाँ अच्छा, इसमें ये जो 1 है, इसको एक गाना याद है, 1 की सिचुएशन को सोच के कोई गाना याद आ रहा है, 1 की सिचुएशन को देख के कोई गाना, अरे वाह शाबाश, तू मेरे अगल बगल है, अरे वाह दिया, अच्छा बता दिया है मैंने, ओहो चलिए। हाँ तो अब पता है √2 की वैल्यू आपको पता हो, वो 1.41 और 1.414, उससे क्या होगा कि ये पूरा कटेगा। लड़की आप तो समझ जाओ, आप तो ढंग से काटती हो ना, ठीक नहीं, ये इक्वल टू 1000, तो एक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1000 न्यूटन। हाँ तू क्या कह रहा है, कैसे कर सकते हैं दोनों √2, हाँ कर सकते हो, लेकिन ये इजी रहा ना, ये जो लग जाए तुक्का। अब मैं आपको एक और बताता हूं कि जनरली आपको बुक्स में ऐसे भी सॉल्यूशन मिल सकता है, जैसे ये फोर्स का सवाल है तो वो पता है क्या करेंगे, वो ए और बी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि माना फोर्स F1 और F2 है, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, उनके बीच का एंगल 90 है, और जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स FR, मतलब रिजल्टेंट को फिर कुछ ऐसा सजा देते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स वो 1414 न्यूटन है, या खाली FB लिख देंगे। तो बेटा नाम में क्या रखा है, तो पता है उस केस में FR इक्वल टू F1 प्लस F2, इसे कैसे पढ़ोगे आप बताओ, कि ये FR F1 और F2 का रिजल्टेंट है, तो FR का बताइए, इस हाथी के दांत दिखाने वाले को जब खाने वाले करेंगे तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। तो हो सकता है आपको सवालों में ऐसे भी सिंबल मिले, लेकिन आंसर तो वही आने वाला है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 52 क्या चीज एक्यूरेट,
तो फिर है ही, लेकिन वैल्यू देके तो सॉल्व हो गया ना। चलिए, हाँ तो वहां छोड़ सकते हो, लेकिन रेशनलाइज करना पड़ेगा ना फिर। क्यों, नीचे ही तो आ जाएगा √2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। आप करिए बेटा, मैं आपके लिए इतनी देर रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं, करिए 50। तो क्वेश्चन है 52, टू फोर्सेस whose magnitude are in the ratio 3:5। अब इधर देखो बेटा, आप दो फोर्सेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड का रेशियो 3:5 है। तो यदि लेट, वही पहली लाइन तो वही लिख देना, लेट द टू फोर्सेस आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक फोर्स यदि 3x है तो b इक्वल टू 5x हो गई, क्योंकि रेशियो क्या रखा है 3:5। तो यदि एक फोर्स 3x है तो एक फोर्स 5x हो गई। बचपन में ऐसे तो सवाल करते थे ना लीनियर इक्वेशन वाले। फिर वो क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है इनके बीच का, और इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 35 न्यूटन आ रहा है। समझ गए? ये मैंने पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज उतार दी ऊपर कि दो फोर्सेस इस रेशियो में है, उनके बीच का एंगल इतना है, रिजल्टेंट ये है। तो बेटा ये बताइए, और ये दे रखा है कि ये जो आर है वो ए और बी का रिजल्टेंट है। तो बताइए सॉल्यूशन, रिजल्टेंट जब ऐसे लिखा हो तो इस जिम्मेदारी को मैग्नीट्यूड कैसे संभालता है, इसके a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। तो चलिए शुरू कर रहा हूं करने के लिए, ठीक है। तो आर की जगह रख दिया मैंने, या दोनों ओर का स्क्वायर कर दूं, ठीक है। तो चलिए इसकी जगह 35 का स्क्वायर, a² की जगह बोलो 9x²। समझ गए क्यों 9x²? इसकी जगह 25x² + 2ab। ध्यान रखना पहले ए और 5 दिया, 15 दूनी 30, 30x²। चेक करो बेटा, और cos 60 चेक करो कि ये 30x² कैसे आएगा। a इंटू बी करो, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, a इंटू बी 15x²। बताना 25, इसको करते हैं सॉल्व। अच्छा, 25 4 दिया 12, ये पता है ना स्क्वायर करने की एक वीडियो डाली हुई है मैंने, उससे भी फटाफट स्क्वायर कर सकते हो। क्या नहीं करूं? अच्छा तो एक काम करो, इसको अंडर रूट में, उस सब कह रहे तो उस सब की बात मान लेता हूँ। रुक जा, अब रुक जा, अब रुक जा। तो अच्छा कोई बात नहीं, चलो 25 और 9, 25 और 9 हो गया 34x² + 30x² और cos 60 1/2। 2 से 15 हो जाएगा, 15 35 = 49x²। बोलो अब 49 इधर 35 और 49 का रूट 7 और x² का 7x, तो x आ गया 5, x की वैल्यू 5 आ गई। तो बताइए एक फोर्स जो a है, देयरफॉर जो 3x है वो हो जाएगी 3 × 5 15 न्यूटन, और एक फोर्स जो 5x है वो 5 × 5 25 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, आप इसको घर पे जाके क्रॉस चेकिंग करिएगा। अब बताओ क्रॉस चेकिंग कैसे करोगे आप घर पे? क्रॉस चेकिंग की, यदि ये सवाल उल्टा दिया होता कि 15 न्यूटन और 25 न्यूटन की दो फोर्स हैं। अच्छा आप करिए सवाल, एक मैं दे रहा हूं, 15 न्यूटन और 25 न्यूटन की दो फोर्स हैं। एक पत्थर है, उस पर एक 25 न्यूटन की फोर्स एक्टिवेटेड है, एक 15 न्यूटन की फोर्स एक्टिवेटेड है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट निकालो। करिए इतना काम। बताइए बेटा, क्या इन दोनों फोर्सों का आंसर 45 न्यूटन आ सकता है? क्यों? मैं तो ये बोलता हूं कि 15 और 25 का आंसर कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी, लेकिन कुछ भी में दायरा है। मैक्सिमम कितना आ सकता है इसका आंसर? 40, और मिनिमम 10। 10 और 40 नहीं, मिनिमम 5 भी आएगा शिवेश, मिनिमम 10 आएगा। 10 और 40 के बीच में कुछ भी आ सकता है एंगल एडजस्ट करके। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 54 देखते हैं। 54 चलिए ये मैं कराता हूं। देव पर अभी सवाल नहीं है। सार्थक तुझे मिला, तुझे भी नहीं मिला क्या शीट? सार्थक, देव को, अब मैं कंफ्यूज हो गया हूं। सार्थक तेरे पास है शीट? नहीं है सार्थक? देख सार्थक को तो मिल गई है,
कहां से मिली, टेलीग्राम से या ग्रुप से? अच्छा मिल गई, वेरी गुड। कहां से मिल गई बेटा देव? चलिए, हाँ चलिए, तो अब क्वेश्चन है 50, कौन सा है, 53 में बाद में कराऊंगा। आप एक बार को अभी उधार रहा, पहले 54 देखते हैं। 53 थोड़ी देर के लिए उधार है, 54 देखो। अब पार्टिकल पजेस टू वेलोसिटी एट द सेम टाइम। अब ये टू वेलोसिटी पजेस, ये शब्द समझ में आना चाहिए। देखो होता क्या है, इधर देखिए, जैसे बारिश की बूंदें गिर रही हैं, तो इनकी अपनी वेलोसिटी तो ग्रेविटी चाह रही है कि इनकी वेलोसिटी नीचे हो। ये एरो देखो, ग्रेविटी चाह रही है कि बारिश की बूंदें नीचे गिरे। लेकिन सपोज करो इनमें आंधी भी चल जाए, अब आंधी हवा चले ऐसे, तो वो क्या चाहेंगी, ऐसे। तो फाइनली वो ऐसे गिरती है ना, जब हवा भी चलती है तो बारिश ऐसे गिरती है कि नहीं। तो पता है क्या चीज है, नाउ दीज आर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटी। ग्रेविटी चाह रही है इधर आए, हवा चाह रही है कि इधर चले। ग्रेविटी चाह रही है कि इधर गिरे, और हवा चाह रही है आंधी इधर चले। तो फिर ना तो बारिश की बूंदें उधर जाती, ना बारिश की बूंदें इधर जाती। ठीक है, किधर जाती है फिर वो, इसके रिजल्टेंट की ओर जाती है। आगे समझ में आया नहीं? भाई देखो एक चीज, ग्रेविटी चाह रही है कि बारिश की बूंदें ऐसे गिरे, और वो क्या कहते हैं, वो कौन, आंधी चाह रही है कि नहीं उधर चल। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि बिल्कुल उधर ही चली जाएंगी, तो पैरेललोग्राम बना लीजिए, रिजल्टेंट इधर गिरेगी। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो पार्टिकल है इसमें दो वेलोसिटी है कि नहीं, आंधी की भी और ये, तो ऐसे कुछ टाइप का सवाल है। अब पार्टिकल पजेस टू वेलोसिटी एट द सेम टाइम, वन इज 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ एंड अदर इज 2√2 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ ईस्ट। देखो पहले एक काम करते हैं, ईस्ट वेस्ट, ये साउथ और ये नॉर्थ, ठीक है, सही है। अब एक वेलोसिटी में दोबारा से लिख रहा हूं, 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ, एक वेलोसिटी तो इधर है v1 वेक्टर। इस v1 का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। सवाल पढ़िए, मैंने v1 लिख दिया, a और b ना लिख के v1 लिख दिया, एक वेलोसिटी है। दूसरी वेलोसिटी है 2√2। अच्छा ये बताइए, 2√2 मीटर पर सेकेंड, ये जो v2 है ये इससे बड़ी आएगी छोटी आएगी, ये बताओ, v1 बड़ा है या v2 बड़ा? क्योंकि 4 का मतलब 2 × 2 होता है, ऐसे समझो, 2 तो v1 बड़ा आएगा ना, समझ गए ना इशारा मेरा, v1 बड़ा आएगा। अब दूसरी वैल्यू है नॉर्थ ईस्ट, इधर बेटा ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। नॉर्थ ईस्ट यदि उसने बोला है तो पक्का ये 45 ये 45 होगा। नॉर्थ ईस्ट का मतलब बीचों बीच। वो वेलोसिटी थोड़ी कम है, थोड़ी सी कम है, तो उसका एरो मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है। ये वेलोसिटी v2 वेक्टर है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है कि एक वेलोसिटी इस मैग्नीट्यूड की साउथ की ओर है और एक दूसरी वेलोसिटी इस मैग्नीट्यूड की नॉर्थ ईस्ट की ओर है। तो उसने पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। करें, सवाल समझ में आ गया या नहीं आ गया? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। देखना बेटा, ये पैरेललोग्राम बनाया मैंने, समझ में आया पैरेललोग्राम या नहीं? देखो एक साइड इसके पैरेलल खींचती, ये खींचती, एक इसके पैरेलल, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये होगी। फिगर ज्यादा छोटा हो गया, कोई बात नहीं। इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का नाम लिख दिया मैंने वी आर माने रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये किस किस का रिजल्टेंट है, ये v1 और v2 का रिजल्टेंट है। देखना यहां तक एक एक क्लियर स्टेप समझ में आ रहे हैं ना, कि भैया ये कोई पार्टिकल है, v1 चाह रहा है मैं तुझे साउथ ले जाऊंगा, v2 चाह रहा है नहीं मैं तुझे नॉर्थ ईस्ट ले जाऊंगा, तो ना ये इधर जाएगा ना इधर। आप एक पैरेललोग्राम बनाइए, वो रिजल्टेंट इधर जाएगी। तो ये जो डायगोनल है, रिजल्टेंट डायगोनल की ओर ही तो आएगा, और ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। देखो कोई इनिशियल वेक्टर थे ये, तो ये उसी पॉइंट से आ रहा है। अब इसकी ये है वी आर माने रिजल्टेंट वेलोसिटी। किसका रिजल्टेंट है, v1 और v2 का। तो अब आप एक बात बताइए, जब कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हो तो ये तो केवल इशारेबाजी है, फॉर्मूले दो होते हैं ना, एक इसका मैग्नीट्यूड निकालने का और एक इसकी डायरेक्शन। तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो बताइए वी आर का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, बोलो। √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा।
है ना? बताइए थीटा कितना है इस फिगर में, इस सवाल में? थीटा बताइए, थीटा कितना है? गलत है, थीटा 45 है। अच्छा 120 है, अंदाजा गिरा है। हर्ष ठीक है बेटा, हर्ष ने ठीक पहचाना। शिवेश गलत। अच्छा बताइए थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? अच्छा मुझे ये बताओ किस किस के बीच का एंगल होता है? हाँ भूमिका ने अब ठीक दिया। मुझे ये बताइए कि थीटा किस किस के बीच का एंगल? V1 एंड V2 ना, V1 V2, तो देखो ना V1 V2 के बीच का, ये रहा V1 ये रहा V2। बेटा साउथ और ईस्ट के बीच का ये एंगल 90 हो गया, और 45 और है, ये 45 और है, वो नहीं। तो एंगल V1 और V2 के बीच का क्या कर रहे हो बेटा? 135 हुआ। थीटा जो हुआ वो 135 हुआ इस वाले क्वेश्चन में। कैसे हुआ सोचो प्लीज बेटा, कैसे पता 45 पर है? अरे भैया V2 उसने बोला है ना नॉर्थ ईस्ट है। अच्छा उसने बोला है ना V2 नॉर्थ ईस्ट की ओर है। नॉर्थ और ईस्ट का बीचों बीच नॉर्थ ईस्ट होता है, उसने बोला है नॉर्थ ईस्ट बोला है, तो नॉर्थ और ईस्ट का बीचों बीच नॉर्थ ईस्ट हुआ। कितने लोगों को ये एंगल अभी भी समझ में नहीं आया? बताओ बताओ बताओ। ओ भाइयों सबको आ गया। यहीं से चीजें खराब हो जाएंगी यदि मुझसे नहीं पूछोगे तो। ठीक, अब जब मैं ये सीन आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे एक तो cos 35 की जरूरत पड़ रही है, तो cos 135 मैं भी नहीं जानता बेटा कितना होता है, ऐसे कहां तक रटूंगा, बना लेता हूं लेकिन cos 90 प्लस 45 लिख दू, ये हो गया माइनस साइन 45, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना, तो ये हो गया -1/√2। समझ गए यानी -1/√2। एक तो ये, दूसरा एक साइन 135 की भी जरूरत पड़ेगी बेटा, ऐसे ही निकाल लेना बेटा, साइन 90 प्लस 45 cos 45 1/√2। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करें। बताइए रिजल्टेंट वेलोसिटी, यदि कोई वेक्टर इन दोनों का सम है तो फिर हाथी के दांत खाने वाले ऐसे तो होंगे। बताइए V1 का मैग्नीट्यूड कितना है, उसका स्क्वायर, V1 का स्क्वायर यानी 16, V2 का स्क्वायर बोलो कितना आएगा? 8। हाँ अरे रुको देखते हैं भाई, V1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, V2 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये तो 8 आएगा ना, 2 दूनी 4 और इसका 2 8 प्लस 2 V1 V2, 4 दूनी 8, देखो एक मिनट, 2V1 V2, अच्छा 2 V1 की वैल्यू 4, V2 की वैल्यू 2√2 और cos 135 ही तो है ये, cos 135 ही तो है, और cos 135 की वैल्यू -1/√2, -1/√2। तो पता ना √2 से √2 कट गया, 4 दूनी 8 दूनी 12 है ना भाई, √2 से √2 कट गया, 4 दूनी 8 दूनी 12, लेकिन वो माइनस का 12 है, तो ये आ रहा है √12 कर करा के, अंदर सॉल्व कर करा के ये कुछ गड़बड़ हो रही है, 8 आएगा सॉरी, 12, 16 में से 12 गए, हाँ 12 आएगा, 12 आएगा है, 4 दूनी 8 दूनी 16, सॉरी सॉरी 4 दूनी 8 दूनी 16, √2 है, रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2√2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ। उसने सवाल पूरा पढ़िए, उसने पूछा रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालिए। माना ये एंगल अल्फा है, अब बताओ किस किस के बीच का एंगल अल्फा है? ये किस किस के बीच का? ये है पापा और औलाद के बीच का, रिजल्टेंट और V1 के बीच का एंगल। तो बताइए जो दूसरा फॉर्मूला है डायरेक्शन वाला, पता है tan अल्फा कैसे खोलूंगा मैं? फिर से बताइए ये एंगल किसके साथ है? V1 और रिजल्टेंट ना, तो V1 यहां लिख दीजिए बस, तो V2 साइन थीटा और V2 कॉस थीटा। समझ गए या नहीं समझ गए? इस फॉर्मूले का प्रयोग करने की विधि भी मैं बता चुका हूं, जिसके साथ एंगल निकालना है वो यहां होना चाहिए अकेला, अकेला। चलिए बताइए ये थीटा कितना है? 135, ये थीटा कितना है?
थीटा माने आपस का एंगल, थीटा माने आपस का एंगल। क्या हुआ सब? तो डायरेक्शन कैसे बताओगे? क्यों? यदि ये, एक मिनट, यदि ये थोड़ा साउथ ईस्ट तो उसे बोलते हैं ना जो 45 डिग्री पे हो। यदि ये 40 डिग्री आ गया, फिर यदि ये 40 डिग्री आ गया, हमें क्या पता दिखने से क्या? समझ गए नहीं समझ गए? चलिए पहले ये फॉर्मूले का प्रयोग करना है या नहीं आया? नन्हे मुन्ने बच्चे हो अभी आप, अभी शुरू कदम रखा ही रखा है। स्केलर ऐड करना, वेक्टर ऐड करना, आज भी एक मीम भेजूंगा, चलो। चलिए कर रहे हैं, सॉल्व करते हैं। V2 की वैल्यू कितनी है? V2 2√2। साइन 135 की वैल्यू 1/√2 अपॉन V1 कितना है? 4। V1 है 4 प्लस V2 कितना है? 2√2 cos 135 -1/√2। अब सॉल्व करो, ये √2 से √2 कट गया, न्यूमरेटर में 2 बचा, नीचे भी ये 2 बचा। अब उत्सव कहेगा मैं कह रहा था ना कि 45 आएगा। ये तुक्का है, नहीं कुछ और भी आ सकता था। ये 45 डिग्री आ गया। अब सोचो, साउथ से 45 डिग्री इधर, तो साउथ से 45 डिग्री की जो डायरेक्शन होगी वो साउथ ईस्ट ही तो होगी, साउथ ईस्ट ही तो होगी। सर यहां तो V1 की तरफ झुका होना चाहिए ना। हाँ अच्छा, बिल्कुल चेक कर लो। अच्छा इसने एक नोटिस करी, ये कौन था बेटा? बहुत बढ़िया बात नोटिस करी, ये मैं नाम भी बोल देता हूं, ये है हमारा शुभम। बिल्कुल ठीक, शुभम ने बात नोटिस करी, सर V1 बड़ा है तो रिजल्टेंट V1 की ओर झुका हुआ आएगा। चेक कर लो, चेक करिए बेटा, रिजल्टेंट इसके संग 45 बना रहे, पूरा एंगल 135 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? बचा हुआ एंगल 90 ना। तो बताइए, पापा एक औलाद से 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं और एक औलाद से 90 बना रहे हैं, तो किसकी ओर ज्यादा झुके हुए हैं? ओबियसली जो ताकतवर है उसकी ओर ही झुकेंगे। चल वेरी गुड शुभम, सही नोटिस किया कि ताकतवर की ओर रिजल्टेंट ज्यादा झुका होगा हमेशा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार घर पे प्लीज करिएगा मेरे कहने पे। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, हो गया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है? अब देखिए मैं यहां एक चीज बताता हूं, बाई चांस ये जो डायरेक्शन है, हाँ होने बेटा, ये तो बीचों बीच आ गई। ये कौन सी थी बेटा डायरेक्शन? साउथ, और ये ईस्ट थी, क्योंकि बाई चांस एंगल 45 डिग्री आ गया था, ये 45 डिग्री, तो हमने इसे साउथ ईस्ट बोल दिया 45 डिग्री। पर ये सुविधा हर बार नहीं मिलेगी, तो मैं आपको कुछ रैंडम एग्जांपल बताता हूं तब क्या करना है। सपोज करो आपका कोई भी वेक्टर, ये मान लो साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट, कुछ इस अंदाज में है, और ये एंगल ए वेक्टर है और ये 30 डिग्री एंगल आ गया। अब क्या बोलोगे आप इसे? अब कैसे बोलोगे? अब ये साउथ ईस्ट नहीं है बेटा, साउथ ईस्ट का मतलब साउथ और ईस्ट का बीचों बीच। क्या ये साउथ और ईस्ट के बीचों बीच है? तब कैसे आप इसे मैनेज करोगे? पहले तो आप एंगल निकाल लेना, मतलब एंगल आया 30 डिग्री, तो पता है क्या बोलेंगे कि ए वेक्टर इज 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अब इस लैंग्वेज को मन में 2-3 बार पढ़िए आंख खोल के। इस वाली डायरेक्शन को मैं इस तरीके से लिखूंगा कि ए वेक्टर इज 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। क्या मतलब है इसका? कि पहले आप साउथ की ओर चलिए, साउथ से 30 डिग्री ईस्ट की ओर मुड़ जाना, साउथ से 30 डिग्री ईस्ट की ओर मुड़ जाना। इस सेंटेंस का मतलब यह है साउथ से 30 डिग्री ईस्ट की ओर मुड़ जाना। समझ में आ गया? या ऐसे भी बोल सकते हो, ए वेक्टर इज टुवार्ड्स वर्ड ऊपर रह गया, टुवार्ड्स 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। समझिए इस लैंग्वेज को भी, तब मैं इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा। समझिए बेटा मेरी, ये तो इंग्लिश है बेटा, इसमें क्या फिजिक्स है कि ए वेक्टर इज टुवार्ड्स 60 डिग्री साउथ, किधर से? विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट। ईस्ट की ओर जाइए उससे 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल फिर 60 डिग्री होगा बेटा, ठीक है? हाँ पहले आप ईस्ट चलिए, उससे ईस्ट की ओर मूव कर लीजिए, ईस्ट की ओर मूव कर लिया, उसके बाद 60 डिग्री साउथ की ओर टर्न ले लीजिए, 60 डिग्री। तो समझ में आ गया? यदि कोई रैंडम एंगल हो तो फिर हम इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे।
और वो तो तुक्का था कि वो 45 आ गया बीचों बीच। ठीक है, अब मैं आपको ज्यादा नहीं पका रहा। अब देखिए इसमें एक ये क्वेश्चन छोड़ देना 59 और 55 छोड़ देना, 59 और 55 और यहां तक कर लीजिएगा 61 तक, शीट के 61 तक कर लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क समझ में आ गया। हालांकि बीच में मैं काफी करा चुका हूं, मैं करा चुका हूं बीच में 2 क्वेश्चन छुड़वा रहा हूं कि अभी 55 और 59 मत करिएगा। ठीक है, लेकिन बाकी ईमानदारी से करिएगा, जो मैंने करा दिए हैं उन्हें भी करिएगा।